हाय गाइस, मेरा नाम अल्तमस हसीन है और मैं आज आपको बताने वाला हूँ सम इम्पोर्टेंट साइंटिफिक नोशन। तो सबसे पहले मैं आपको नोशन के बारे में बताता हूँ। तो नोशन क्या होता है? कॉन्सेप्ट, आइडिया। तो देर आर 4 इम्पोर्टेंट साइंटिफिक नोशन। तो पहला है साइंटिफिक लॉ, दूसरा है थ्योरी, तीसरा है मॉडल, चौथा है साइंटिफिक मेथड। सबसे पहला नंबर में पे अब आता हूँ। तो पहला नंबर क्या है? साइंटिफिक लॉ। तो इसे मैं समझाने के लिए एक आपको बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दूंगा और उससे आप आसानी से समझ सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बता चुका था कि इस यूनिवर्स में इवेंट्स होते रहते हैं। तो किसी एक बहुत इजी ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, इजी ऐसा इवेंट्स लेते हैं, जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो पेड़ से पत्ते दुनिया के हर एक कोने में गिरते, हर जगह गिरे, चाहे वो जहाँ भी गिरे, वो गिरने के बाद पृथ्वी की ओर ही आते हैं। वो पृथ्वी के और ही गिरते हैं। दैट मीन्स पृथ्वी उसको अट्रैक्ट करती है। मतलब दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। ये दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, दैट इज ये है एक स्टेटमेंट। और इसी स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक लॉ। दैट मीन्स व्हाट? जनरल स्टेटमेंट ऑफ हैपनिंग इन नेचर आफ्टर रिपीटेड ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंटिफिक लॉ। पढ़ा मैंने तो मैं आपको डिफिनेशन फिर से बता दे रहा हूँ, आराम से सुन लें। द जनरल स्टेटमेंट ऑफ हैपनिंग मीन्स इवेंट्स इन द नेचर आफ्टर रिपीटेड experiments and observation is called scientific law. The general statements of happening in nature after repeated observation and experiment is called scientific law. तो scientific law के कुछ बड़ा कॉमन से एग्जाम्पल, जैसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसके बारे में आप सभी ने सुना होगा कि दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरीके से कूलम्ब्स लॉ के बारे में भी आपने सुना होगा कि दो लाइक चार्जेज यानी कि प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसी तरीके से दो अनलाइक चार्जेज यानी कि प्लस माइनस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्लस माइनस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब ये जो साइंटिफिक स्टेटमेंट है सिर्फ उसका थ्योरेटिकल प्रूफ होता ही नहीं है, उसका सिर्फ प्रैक्टिकल प्रूफ होता है। शायद आप फिर से नहीं समझे होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ जो साइंटिफिक लॉ है उसका सिर्फ प्रैक्टिकल प्रूफ अवेलेबल है, उसका थ्योरेटिकल प्रूफ अवेलेबल नहीं है। इसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल नहीं करते। क्या ये थ्योरी से इसको प्रूफ कर सकते हैं? क्या हम इसे कॉपी पे लिख करके प्रूफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ इसका प्रैक्टिकल प्रूफ अवेलेबल है। दैट मीन्स द ओनली आंसर टू सच क्वेश्चन इज दैट दिस इज हाउ द नेचर बिहेव्स एंड दैट मीन्स इसी तरीके से हमारा नेचर जो है बिहेव करता है। नो बट्स एंड इट्स, दिस इज ओनली द नेचर बिहेव्स। इसको आप लोगों को याद रखना है। फिर मैं आता हूँ फिजिकल लॉज। तो फिजिकल लॉज जो होता है उसे हम लोग यूजुअली स्टेटमेंट फॉर्म में, वर्ड के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, उसे हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखते हैं। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो क्या बोलता है कि मान लें कि दो बॉडी है, एक बॉडी का मास है m1, दूसरे बॉडी का मास है m2। तो दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है विथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मान लो कि वो F है, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये बोलता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो F है, दोनों बॉडी का जो मास, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, वो दोनों मास का जो प्रोडक्ट है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2। अब मान लो दो बॉडी के बीच की जो दूरी है वो r है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो दोनों के बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स व्हाट? F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इसको हम लोग कॉम्बाइन करेंगे तो आता है F इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। या फिर इसे हम लिख सकते हैं F इजकल टू G m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन हमको ये चीज़ याद रखना है कि जब हम लोग ग्रेविटेशनल लॉ को किसी के सामने एक्सप्लेन करेंगे तो सिर्फ सिंपली हम लोग इसको इस तरीके से बोल सकते हैं F इजकल टू G m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर।
उससे हम लोग अगर स्टेटमेंट्स में वर्ड्स में बोलते हैं कि फोर्स ऑफ कि दो बॉडी के बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट का प्रोपोर्शनल, दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये बताना बहुत लेंदी हो जाता है। तो इसको सिर्फ हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन में ही यूजली प्रेजेंट करते हैं, किसी को भी समझाने के लिए आसानी से, किसी को भी आसानी से वर्ड इक्वेशन में समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैथमेटिकल इक्वेशन में वो किसी को भी तुरंत समझ में आ जाता है और वहीं से हम एक्सप्लेन करते हैं उसको। तो सिंपल है। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि ये जो ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन है F=G m1 × m2/r², इसका थ्योरेटिकल प्रूफ अवेलेबल नहीं, ये सिर्फ प्रैक्टिकल प्रूफ ही इसका मिलेगा आपको। मतलब इसे हम लोग थ्योरेटिकली प्रूफ नहीं कर सकते हैं, किसी और तरीका से प्रूफ नहीं कर सकते, इसे हम लोग कॉपी पर प्रूफ नहीं कर सकते हैं। F=G m1 × m2/r², इसका सिर्फ एक्सपेरिमेंटली प्रूफ अवेलेबल है। और मैं एक बात और बता दूं आपको कि ये जो साइंटिफिक स्टेटमेंट है, ये जो साइंटिफिक लॉ है, ये जो प्रैक्टिकल, ये जो फिजिकल लॉ है, ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट से कहीं बेहतर है। अब क्वालिटेटिव स्टेटमेंट का मतलब होता है वो स्टेटमेंट जो गुण से रिलेटेड है, जो अच्छे बुरे से रिलेटेड, तो वैसे स्टेटमेंट से ये काफ़ी बेहतर है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ थ्योरी। तो थ्योरी को मैं बताने के लिए एक सिंपल ऐसा एग्जांपल लूँगा। आपने सुना होगा, हर से किताबों में भी देखा होगा, पढ़ा होगा कि कोई भी मैटर जो होता है वो एटम से बना होता है, मतलब कोई भी मैटर एटम से बना होता है। लेकिन सवाल बड़ा सीरियस है कि क्या हमने किसी ने भी एटम को देखा है? क्या ये जो आइडिया देने वाला है, क्या ये जो आइडिया है, ये आइडिया को किसी ने ऑब्जर्व किया? क्या किसी ने देखा एटम को? तो नहीं। तो ये आइडिया आखिर देता कौन? तो ये आइडिया कोई क्रिएटिव ब्रेन, कोई जीनियस पीपुल लोग वो देते हैं। तो ये जो आइडिया है, ये जो एक्सपेक्चुलेशन है, ये जो गेसिंग है, दैट इज कॉल्ड द थ्योरी। अब आप लोग आसानी से समझ रहे होंगे कि थ्योरी दे कौन रहा है। तो थ्योरी इंसानों के द्वारा दिया जा रहा है, इस चलते थ्योरी गलत भी हो सकता है। लेकिन जो साइंटिफिक लॉ है वो इंसान नहीं देते हैं, बल्कि वो नेचर के द्वारा बनाया जाता है। इंसान सिर्फ उसको रिवील करता है, तो वो हमेशा सही होता है। तो थ्योरी is given by the people, given by the person, so it can be wrong, but law is made by the nature, so it is always right। तो आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि थ्योरी किसके द्वारा दिया जा रहा है, वो गलत भी हो सकता है। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या थ्योरी को भी रिप्लेस कर सकते हैं? क्या आप किताबों में जो थ्योरी देखते हैं, क्या आप बदलते रहते हैं? तो आप देखेंगे कि थ्योरी में जो भी थ्योरी दिया हुआ रहता है वो यूजुअली रिप्लेस नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत क्रिएटिव माइंड के द्वारा दिया जाता है। और थ्योरी दिए गए ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए आता है। कोई भी ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी आता है। अगर वो थ्योरी ना होता तो ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ठीक है, तो थ्योरी ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए आता है। और मैं आपको बता रहा कि थ्योरी तभी रिप्लेस हो सकता है जब कोई नया थ्योरी ऐसा है जो दिए गए ऑब्जर्वेशन को बेहतर तरीका से, पहले से भी ज़्यादा रेंज में एक्सप्लेन करे, तभी वो थ्योरी रिप्लेस हो सकता है। वरना थ्योरी नेवर कम्स एंड गो। थ्योरी हमेशा बनी रहती है जब तक कोई बेहतर थ्योरी, वैसा थ्योरी जो पुराने थ्योरी से अच्छा हो, बेटर एक्सप्लेन करे फिनोमेना को, कोई भी ऑब्जर्वेशन को, तभी वो थ्योरी रिप्लेस हो सकता है। तो यूजुअली थ्योरी रिप्लेस नहीं हो पाता है। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा आपको थ्योरी का, जैसे कि आप ले सकते हैं एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन, क्वांटम थ्योरी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल हैं आपको, तो आप समझ रहे। तो तीसरा है मॉडल। तो मॉडल को भी समझाने के लिए मैं फिर से एग्जांपल लूँगा। तो कोई भी आपको पता है कि नेचर में इवेंट्स होते रहते हैं। अब मान लो उस फिनोमेना का हमें स्टडी करना है, तो कभी कभी क्या होता है कि फिनोमेना जब एक्टिव होता है तो उसका स्टडी करना बहुत टफ होता है, मतलब कुछ समझ में नहीं आता। तो कभी कभी उसका विजुअल पिक्चर लेना पड़ता है। तो उस विजुअल पिक्चर की मदद से हम लोग उसका स्टडी, उस फिनोमेना का स्टडी कर सकते हैं। तो इसका डिफिनीशन क्या हो सकता है? द विजुअल पिक्चर ऑफ एनी फिनोमेना अंडर स्टडी इज कॉल्ड मॉडल। समझ में आ रहा हो आप लोगों को? मैं फिर से बता दूं
कि अगर कोई नेचर में इवेंट्स हो रहा है तो इस इवेंट्स को स्टडी करना मोशन में बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो उसको हम पिक्चर खींच करके उसका स्टडी करते हैं। तो उस पिक्चर को, उस विजुअल पिक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, याद रखना, उस विजुअल पिक्चर को हम लोग कहते हैं मॉडल। ठीक है, अब इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा। आपने सुना होगा वाटर वेव और वेव्स ऑफ लाइट के बारे में, और दोनों के बारे में एक्सपेरिमेंट में साबित हुआ है कि दोनों का बिहेवियर एक ही जैसा होता है। अब ये चीज़ और आप जान लें कि वाटर वेव्स को तो हम लोग देख सकते हैं, लेकिन वेव्स ऑफ लाइट को हम लोग नहीं देख सकते हैं। अब मान लीजिए हमें वाटर वेव्स, अगर हमें लाइट वेव पर, वेव्स ऑफ लाइट पर स्टडी करना है, तो हम तो उसका विजुअल पिक्चर ले नहीं सकते। तो हम लोग अगर विजुअल पिक्चर अगर इस्तेमाल करते हैं लाइट वाटर वेव का, तो फिर हम लोग स्टडी कर सकते हैं किसका, लाइट वेव का। मतलब लाइट वेव का स्टडी हम लोग अगर विजुअल पिक्चर वाटर वेव का लें, तो उस बेसिक पे हम लोग लाइट वेव को स्टडी कर सकते हैं। तो चौथा नंबर है साइंटिफिक मेथड। तो इसे भी मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो नेचर में कोई भी इवेंट्स पहले जब होता था तो क्या आता था कि कोई उसका एक्सप्लेनेशन अपने फीलिंग के आधार पे दे देता था। मतलब नेचर में अगर कोई भी इवेंट हो रहा है तो उसका जो एक्सप्लेनेशन पहले होता था वो फीलिंग के बेस पे होता था। मतलब इससे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता था, लोगों में बहस हो जाता था। तो न्यूटन जी ने आया, उन्होंने बोला अगर नेचर में कोई भी इवेंट्स हो रहे हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग एक मेथड से नाम देंगे, जिसका नाम है साइंटिफिक मेथड। अब इसमें हो क्या रहा था, उन्होंने क्या बोला था कि हम लोगों को अगर कोई भी नेचर में इवेंट्स हो रहे हैं तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग लॉजिक और एक्सपेरिमेंट के मदद से उसको उस नेचुरल इवेंट्स का स्टडी करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ऐसा करने से उस नेचुरल इवेंट्स को समझना और उस पर एक्सप्लेनेशन देना, लोगों के सामने उसके बारे में बात रखना, वो बड़ा सही हो गया था, इजी हो गया था, और इसका रिजल्ट रिप्रोड्यूसिबल था। दैट मीन्स इसे बार बार सही साबित किया जा सकता था, इसमें कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं हो रहा था। तो मतलब साफ है कि अगर हम लोग नेचर में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उसको एक्सप्लेन अगर हम लोग ऑब्जर्वेशन और लॉजिक के कॉम्बिनेशन से कर रहे हैं, तो उस तरह का एक्सप्लेनेशन, उस तरीका से नेचर को समझना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मेथड। लेकिन पहले क्या होता था कि लोगों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता था। पहले क्या होता था कि लोग ही बोलते थे कि नेचर को इस तरीका से बिहेव करना चाहिए, जिसको हम लोग पॉलिटिकल लॉ बोलते हैं। मतलब तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। लेकिन अब क्या है, साइंटिफिक मेथड होने के बाद ये वहाँ पे दिखाया गया कि नेचर किस तरीका से बिहेव करता है, साइंटिफिक लॉ ने ये दिखा दिया। तो साइंटिफिक लॉ और पॉलिटिकल लॉ को आप लोग को समझ आना है। पॉलिटिकल लॉ में प्रेशर दिया जाता है कि नेचर को इस तरीका से ही बिहेव करना चाहिए, लोगों को मानना होगा, इससे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा था। इसीलिए साइंटिफिक मेथड आया जिसने चीज़ों को बड़ा सिंपल कर दिया। उसने बोला नेचर में अगर कोई भी इवेंट्स हो रहे हैं तो उसका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो लॉजिक और एक्सपेरिमेंट के कॉम्बिनेशन से होगा, तो उससे एक्सप्लेनेशन बड़ा इजी हो गया।